बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। ईरान का बड़ा फैसला है, मुनीर के पीस प्लान को वो ठेंगा दिखा रहा है। आप ये मान के चलिए, जिस तरह से दुनिया में एक बड़ी तस्वीर नजर आई थी, जिस रूप में लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव था, कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर शांति स्थापित हो, कई कोशिशें की गई, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उन्हें बाकायदा 10 दिनों का पीस प्लान एक तरह से जो दिखाया गया वो औंधे मुंह गिर गया। ईरान ने पाकिस्तान के इस तथाकथित शांति समझौते को साफ शब्दों में नकार दिया है और ये कह दिया है कि भाई ना पहले भरोसा था ना अभी भरोसा है। तेहरान ने संदेश दिया कि उन्हें मुनीर की जुबान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मिडिल ईस्ट के बारूद के ढेर पर शांति का मुकुट पहनने चले, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर ने बड़े दावे किए। दावा था 10 दिनों के शांति प्लान से तनाव खत्म कर देंगे, लेकिन तेहरान पहुंचते ही पाकिस्तान का ये जो पीस गुब्बारा है वो फुस साबित हुआ। अब जिस तरह से ईरान ने इस पूरे पीस प्लान को सिरे से नकार दिया है, ये क्लियर कट कहा है कि भाई पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बताते चले, दिखावे की लाचारी हो या अमेरिका से 10 अरब डॉलर की जो मदद मांगी गई, मिडिल ईस्ट की मध्यस्थता का हवाला देकर मदद पाने की पैंतरेबाजी की गई। एक तरफ चीन सऊदी की मदद की बात है, दूसरी तरफ अमेरिकी खजाने पर नजर है। ये सारे वो बड़ी बातें हैं जो कहीं ना कहीं ईरान को जरूर खटक रही है, और ईरान इसीलिए इस बार क्लियर कट के मैसेज दे रहा है कि इस बार वो झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार झांसे में लिया और उसके बाद में बड़े हमले एक तरह से कर दिए गए हैं। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से शांति वार्ता की बात कही गई, वो सारे आखिर शांति वार्ता के दावे पूरी तरह से खाली कैसे एक तरह से सामने आते हैं। अब जो तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बार वो चाल कामयाब नहीं होगी। क्या शांति के नाम पर ईरान से ऑयल डीलिंग आसिम मुनीर के द्वारा की जा रही है? क्या पाकिस्तान की गिरती साख से ध्यान भटकाने का एक राजनीतिक नाटक ये भर है? क्या पाकिस्तान की आंतरिक कूटनीति में दोहरे चरित्र की पोल खुल चुकी है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैदर हयात खान जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से सभी से शॉर्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए मुझे जरा बताइएगा, पहले जो तमाम दावे वादे, एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई थी, अब इस बार उन झांसों में ईरान नहीं आने वाला, वो क्लियर कट मैसेज दे चुका है। पिछली बार शांति वार्ता का क्या हश्र रहा, वो कूड़ेदान में चला गया। देखिए नैना जी, ये जो कोई भी सीज फायर हो, कोई भी MOU हो, कोई भी शांति वार्ता में सफलता हो, वो तभी हो सकती है कि जब दोनों पक्ष इस पूरे जो कमिटमेंट्स में सकारात्मकता दिखाएं, उसमें जो अपने जो वायदे किए गए हैं उस पे वो टिके रहें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करें, कोई वायलेशन न करें। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके का एक विश्वास का संकट अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में बना हुआ है, ऐसे में जो सीज फायर की जो शर्तें हैं, MOU की जो शर्तें हैं, उसका लगातार वायलेशन दोनों ही पक्षों की तरफ से कर दिया जाता है। और इस जो हाल का फिर से ये युद्ध जो शुरू हुआ, वो जाहिर है कि ईरान की तरफ से ही इसका वायलेशन किया गया, और ईरान ने जो MOU की जो शर्तें रखी थी, जो उसको जाहिर है कि उसने ठीक से फॉलो नहीं किया, और एक बार फिर से जो स्टेट ऑफ हार्मुज का वेपनाइजेशन करने की कोशिश की, स्टेट ऑफ हार्मुज की जो शिपिंग थी उसको बाधित करने की कोशिश की, और एक बार जब उन्होंने 3 शिप्स पर हमले किए, तो उसके बाद अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करनी ही थी, और एक बार फिर से ये युद्ध की स्थिति बन गई, बैक टू स्क्वायर वन में सारी स्थिति पहुंच गई। तो ये देखिए, ईरान जरूर इस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन ईरान को स्वयं भी अपने व्यवहार में सकारात्मकता दिखानी होगी, और ये वायलेशंस नहीं करने होंगे। स्टेट ऑफ हार्मुज का वेपनाइजेशन करना, उसे बंद करना होगा, तभी जा करके ये शांति
स्थिर लेकिन सर यही तो एक बड़ी बात है ना कि ना ईरान समझ पा रहा है ना अमेरिका समझ पा रहा है, और समझाने की जो तमाम कोशिशें की गई वो कोशिशें भी एक पूरी तरह से नाकाबिल एक तरह से नजर आ रही हैं। हैदर हयात खान, मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, और क्योंकि अब शायद ईरान इस बात की नीयत को भी समझ गया कि एक तरफ शांति स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन पाकिस्तान शायद स्मार्ट गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई। वो मध्यस्थता के चलते जो पैसे मांगने की तस्वीर पेश आई, ईरान समझ गया यहाँ पे बड़ा झोल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। आप लोगों को तो पहले दिन से चीजों में बड़े झोल दिखाई दे रहे थे। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान का ग्लोबल स्ट्रक्चर बड़ा है, और एक बात जहन में रखिएगा, अल्टीमेटली इस जंग का जो इसमें सीज फायर होगा या अमन की तरफ चीजें जाएंगी, वो मुज़ाकरात की मेज पर जाएंगी, और जब भी चीजें आगे बढ़ेंगी वो वहां से आगे बढ़ेगी जहां पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो जो पाकिस्तान ने किया वो दुनिया जानती है। इस्लामाबाद अगर शामिल हो गया इसका मतलब ये नहीं ना कि स्थापित हो जाए, कोशिश करनी थी। बात है कि डील किस तरह से उसको फाइनल करवाते। आप, मेरा ख्याल है कि अगर मेरा जवाब मुकम्मल सुनेंगे तो आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ मकसद ये था, आगाज में आपने इंट्रो के अंदर जो जहर उगला उस पर आपको अरे वक्त की कमी थी, वरना मैं और फैक्ट रखती जो आपको जहर लगते। नहीं, फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स तो सारी दुनिया जानती है ना। आप लोगों के फैक्ट्स की क्या ही बात है। मतलब सारी दुनिया पाकिस्तान के मस्बत किरदार को प्रेस कर रही है। इवन अभी आप कह रही हैं कि ईरान को पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है, और अब्बास अरागची साहब ने कल जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें वो पाकिस्तान को बतौर सालिस वो उस पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोगों के जो फैक्ट्स हैं वो तो सारी दुनिया जानती है। देखें, पाकिस्तान ने जो कुछ किया है और पाकिस्तान अभी भी जो कुछ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ अब कतर कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली संजीव साहब ने जो फरमाया, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त चीज है। दोनों अतराफ से जो वादे हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो उनको ऑनर किया जाएगा तो चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। अगर वो जो कमिटमेंट्स की गई हैं, जिनमें मैं समझता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई, जो अभी संजीव साहब ने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कतरी और सऊदी जो तेल बरदार जहाजों पर हमला किया, जिससे ये मामला दोबारा इंस्टिगेट हुआ। आई बिलीव कि शायद यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ईरान समझ ये रहा था कि पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसको अगले 60 रोज तक कंट्रोल रखना है और उसके बाद ग्रेजुअली जो चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन अमेरिका और मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन एलाइज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सिर्फ जो नॉर्दर्न एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ईरान को सिर्फ उस पर अपना कंट्रोल रखना है। तो आई बिलीव कि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी मामला जिस नहज पर चले गए हैं, चीजों को वापस मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आना काफी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, ओमान कोशिश कर रहा है, तुर्किया कोशिश कर रहा है, जितने भी ममालिक इस खित्ते में अमन चाहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा। ये तो बड़ी कोशिश ये ऐसी रही ना, आप उसको अगर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तो वही तस्वीर बताने की कोशिश कर रही हूँ ना। फिर अब जैसी अगर मैं मध्यस्थता या दलाली शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो भाई फिर वो जो अरबों डॉलर की जो फिर से रकम की डिमांड की जा रही है वो किस चीज की थी? अच्छा, मुझे सुधाकर जी इस बात को जरा बताइएगा, जो 10 दिनों की सीज फायर की बात कही गई वो क्या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और बहुत जल्दबाजी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके या आधी अधूरी प्लानिंग के साथ में वो पीस प्लान बनाने की तैयारी की गई थी, वो पूरी तरह से फेल्ड प्लानिंग का एक नतीजा रहा? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही है। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं साहब लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। आपका सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है, लेकिन आपकी अगर अनुमति है, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं 2-3 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। लड़ाई किसने शुरू किया था? लड़ाई शुरू किया था इजराइल और अमेरिका, ठीक है। इससे 47 साल पहले या पिछले 47 साल के दौरान यूएसए के कोई भी प्रेसिडेंट, उनको पता था कि ईरान उनके एक दुश्मन देश है, और उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन और उसको बैन भी कर रखा है, और आईआरजीसी को टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर रखे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों नहीं पिछले 47 साल के दौरान कोई भी प्रेसिडेंट इसका अटैक क्यों नहीं किया? और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों अटैक किया है? क्या है पहली बार किए 12 दिन, उसके बाद 40 दिन के बाद ये मेरे ख्याल से 12वें या 13वें दिन ये है थर्ड फेज ऑफ अटैक, या थर्ड स्टेज या तीसरा अटैक है। क्या उनका इरादा क्या है? तो इसीलिए क्योंकि बार बार जब डिप्लोमेटिक सोल्यूशन उनको मिल ही रहा था,
ईरान के हाथ में आ गया था या विश्व के हाथ में आ गया था। ओमानियन फॉरेन मिनिस्टर इंटरलोक्यूटर थे और जेनेवा में बात होने के बाद पूरा क्लोज हो गया था। 26 तारीख को वो एयर डैश किए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिल नहीं पाए और उन्होंने जेडी वांस से मिले थे 26 फरवरी 2026 को। उसके बाद वापस आके 27 तारीख को बयान देते हैं कहाँ पे, ओमान में, कि उनके हाथ पहली बार ऐसा एक सोल्यूशन मिला है जो अनोखा किस्म का सोल्यूशन है। और ये लड़ाई तो उन्होंने जेडी वैंस को भी पूछा था कि अगर सोल्यूशन मिल चुका है तो ये क्यों मोबिलाइज कर रहे हो इतने सारे रिसोर्सेस। जेडी वैंस भी उस समय कोई सटीक जवाब नहीं दिए थे। उनका बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से यही जाहिर हो रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। तो आखिरी में 28 तारीख को अचानक अनप्रोवोक्ड एक इलीगल, मेरे विचार के मुताबिक, बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं अपना अपना इंडिपेंडेंट राय रख सकते हैं, मेरे विचार के मुताबिक ये एक अनप्रोवोक्ड और इलीगल वॉर अनलिस्ट किया गया है। और किया गया है क्या है, पिछले साल की 12 दिन की लड़ाई के अंतिम में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे एनरिच्ड यूरेनियम, सब कुछ ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द प्लैनेट, ऑब्लिटरेटेड। इसके बाद सब ये, इसकी क्या जरूरत थी? 40 दिन उन्होंने बस एरियल बोम्बार्डमेंट से कोई भी लड़ाई अभी तक जीत नहीं हुई है। मैं एक जनरल हूं, काफी पढ़ाई किया हूं और काफी गहराई में सर्बिया का कहानी जो उदाहरण देते हैं वो ईरान के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। सर्बिया का लेंथ एंड ब्रेथ कितना, 150 बाई 100 किलोमीटर, इतना आसपास होगा। ईरान है 2300 किलोमीटर बाई 2200 किलोमीटर, पहाड़ी इलाका है और एक ही तरफ पाकिस्तान की तरफ खुला है। सो इसलिए मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई जो इसने शुरू किया था उसी को ही खत्म करना है और उसको खत्म करने के लिए एक ट्रस्ट, एक मैग्नेनिमिटी नहीं है। लेकिन वो ट्रस्ट की ही तो बड़ी कमी नजर आ रही है ना। भले ही यहाँ पर अभी हैदर हयात कह रहे हो कि भाई यहाँ पर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान को या इस्लामाबाद डायलॉग को लेकर बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही जो ट्रस्ट डेफिसिट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो संजीव जी यही हो जाती है। लेकिन मुझे बात जरा बताने की कोशिश कीजिएगा, ईरान के साथ में तेल की डील, अमेरिका के साथ में अरबों डॉलर की डील, और यही वजह है कि सबको पता है पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा, और यही वजह है कि डील आधी अधूरी हो रही है क्योंकि अपने हित सबसे ऊपर है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान हो, चाहे वो कतर हो, टर्की हो, इजिप्ट हो, जो इस तरीके के जो मैसेंजर्स, मीडिएटर्स की भूमिका निभाने वाले जो भी राष्ट्र हैं, वो एक लिमिटेड भूमिका ही निभा सकते हैं, वो एक फैसिलिटेशन ही कर सकते हैं और उसके करने की कोशिश अवश्य की जा रही है। और पाकिस्तान ने, मैं मानता हूं कि एक मैसेंजर की भूमिका निभाई है। अन्य राष्ट्रों ने भी इसमें ऐसी भूमिका निभाई है, मीडिएटर की भूमिका। अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण निभाई है तो मैं मानता हूं कतर की वो भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और कतर की जो एक क्रेडिबिलिटी है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री के तौर पर, वो सबसे ज्यादा है। लेकिन सभी ने कोशिश जरूर की है कि एक तरह का फैसिलिटेशन किया जाए, जो कि अच्छी बात है और जिसको कि रिकॉग्नाइज भी किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की भूमिका भी वहां पर उसको भी रिकॉग्नाइज करना होगा। और जाहिर है कि ये जो भूमिकाएं अपनी अपनी तरफ से राष्ट्र निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अपना राष्ट्र भी ऐसे जो भी एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, सभी को अपना समर्थन भी देता रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो बातचीत होनी है, जो समझौता होना है, वो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका और ईरान के बीच का ही होना है। उन्हीं के हाथों से ताली अल्टीमेटली जो बजनी है। और जैसे कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है, तो जब तक दोनों ही अपने अपने कमिटमेंट्स को फॉलो ठीक तरीके से नहीं करेंगे, तब तक ये जाहिर है कि स्थायी रूप से शांति नहीं हो सकती। लेकिन इतना कहने के बाद मैं स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि 28 फरवरी को जो एक्शन अमेरिका की तरफ से लिया गया, उसके कारण कितना सही था, कितना गलत था, उस पर मेरे अलग विचार हैं, मैं जरूर उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 28 फरवरी को जो भी कार्रवाई हुई, वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। और उस कार्रवाई की वजह से ईरान की इस्लामिक रिजीम की जो टॉप लीडरशिप है, इंक्लूडिंग ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ही एलिमिनेट हो गए। और ये जो दशकों पुराना एक स्टेटस को था 1979 ऑनवर्ड्स, जो कि एक लंबे समय तक बना हुआ था, वो टूट गया। और जाहिर है कि जो विश्वास का जो संकट पहले था यूएस और ईरान के बीच में, वो एक अविश्वास की गहरी खाई के रूप में बदल गया है। आज के समय में
इसको सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अविश्वास की गहरी खाई है दोनों के बीच में। और ये टॉप लीडरशिप को 28 फरवरी के का जो एक्शन और उसके बाद लगभग 40 दिनों का युद्ध, उससे भारी तबाही और बर्बादी हुई है और सभी की हुई है। सर लेकिन संजीव जी, ये तो आधी अधूरी प्लानिंग की बात है ना। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो पूरी तस्वीर हमने जब कुछ समय पहले जब देखी थी, वहां पर साथ में तस्वीर खिंचवाना नहीं चाह रहा था अगर ईरान का प्रतिनिधिमंडल। अमेरिका और पाकिस्तान ने खूब कोशिश की, तभी वो आधारशिला बड़ी कमजोर, नींव कमजोर नजर आ रही थी। देखिए नैना जी, जो बात मैं थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लेना चाहता हूं, तो ये जो स्टेटस को जो टूटा है और एक नए तरीके का स्टेटस को आपको बनाना है, जहां पे आपको शांति, सुरक्षा, स्थिरता लाने के लिए स्थायी रूप से प्रयास करने हैं, तो इसको करने में लंबा समय लगेगा। ये जो स्टेटस को अब चूंकि बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं 28 फरवरी और उसके बाद से नए तरीके की यथास्थिति को बनाना, उसमें एक लंबा समय लगेगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट ही नहीं, जो अविश्वास की गहरी खाई है, इसको पाटने में एक लंबा समय लगेगा। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि क्योंकि अभी भी ये जो संजीव जी, इस अविश्वास की बड़ी वजह क्या है, जल्दी से अगर मुझे बता पाएं, बड़ी वजह क्या है इस अविश्वास की? अविश्वास की जो बड़ी वजह है स्टेटस को का टूटना, जो एक सहमति बनी हुई थी दोनों के बीच में, एक जो स्थिरता किसी न किसी तनाव के बावजूद भी बनी हुई थी, वो एक बड़े झटके, बड़े कार्रवाई के बाद टूट गई। और ये जो आयतुल्लाह खामनाई का एलिमिनेशन और 40 दिनों का युद्ध है, उससे भारी तबाही बर्बादी, और ईरान के अंदर भी, इजराइल के अंदर भी, वेस्ट एशिया के राष्ट्र भी वो सारे बर्न्ट को उन्होंने झेला है, उन्होंने सहा है। उसके बाद से ये जाहिर है कि ये युद्ध के बाद से जो अविश्वास है वो बहुत बढ़ गया है और इसको अभी भरने में समय लगेगा। और मैं ये मानता हूं, ये भी अंत में मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूं कि सीज फायर की कोशिश दोनों की तरफ से जरूर की जाएगी। सीज फायर होगा भी, लेकिन उसमें ब्रेकअप्स, हिकअप्स आते रहेंगे, उसमें ये जो अटैक्स, काउंटर अटैक्स बीच बीच में होते रहेंगे। और ये जो क्राइसिस है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस, एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। जब तक एक नया स्टेटस को बन न जाए, तब तक ये इस तरीके की। अच्छा हैदर हयात खान जी, मुझे जरा एक बात बताइए, फिर वो जो अमाउंट की डिमांड की गई है, वो अमाउंट क्रेडिट हो गया या नहीं हुआ अभी तक? नैना, ये तो चीजें मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में अभी पाकिस्तान की जानिब से अभी तक एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल चीज सामने नहीं आई है, ये आगे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने डील का हिस्सा होगा ना अलग अलग स्टेप्स को लेकर। नैना, मैं आप जो कहना चाह रही है मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपकी एक ही बात को समझ रहा हूँ। हाँ जी, आपने जो संजीव साहब से सवाल किया था इनिशियली कि पाकिस्तान एक जानिब ईरान के साथ जो है वो ऑयल की डील कर रहा है, दूसरी जानिब अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स का तकाजा कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाए ना यहाँ से कि पाकिस्तान बैक वक्त ईरान के साथ भी बात कर रहा है, अमेरिका के साथ भी बात कर रहा है। आप लोगों का तो आलम ये है कि अमेरिका ने आपको हुक्म दिया रूस से तेल नहीं लेना। आप लोगों का वो 56 इंच का जो सीने वाला था, वो 16 इंच की सीनी लेकर चुप करके बैठ गया। अमेरिका ने कहा चाबहार पे जो आपने ये आप फिर आप गलत कुछ नहीं करना, वो 56 इंच के सीने वाला हैदर हयात खान, बात ये है कि पाकिस्तान की तरह स्टैंड की अगर आप बात करें, आप ये सोचिए, आपकी 1% हिम्मत नहीं होती अमेरिका के किसी आदेश को या उसके किसी बात को आप दरकिनार कर दें। उस आपके प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं स्टैंड अप, तो खड़े हो जाते हैं, सिट डाउन तो बैठ जाते हैं। और इशारों पर नाच रहा है आपका वजीर आजम, और पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर ये है, और पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी आप यहीं से अंदाजा लगा लें। ऐसी कामयाबी आपको मुबारक हो, ऐसी भूखमरी आपको मुबारक हो, ऐसी आतंकवादी नीतियां, ऐसी कमजोर नीतियां आप ही को मुबारक हो। आपके 9 से ज्यादा सेलर्स मारे गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और आपका वो जो वजीर आजम है उसमें इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो उसके ऊपर कुछ कह सके। ठीक है, आपके 9 से ज्यादा सेलर्स। अरे जरा तैयारी कर आइएगा संजीव जी। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो विषय है, हमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उठाया था। और भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है, वो अमेरिका के इशारों पर काम नहीं करता, अमेरिका के डिक्टेशंस के आधार पर हम काम नहीं करते हैं। हमें किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये सारे के सारे निर्णय भारत की सरकार करती है, भारत के लोग करते हैं और भारत का लोकतंत्र करता है। ये किसी के इशारों पर आपकी तरह से काम करने वाला राष्ट्र नहीं है। और कभी तो आप तो चाइना के खेमे में बैठ जाते हैं, कभी अमेरिका के खेमे में बैठ जाते हैं।
संजीव जी, मेरा ख्याल है कि आपकी इस बात पर भारती भी जो है वो मुस्कुरा रहे होंगे कि आप बैठकर नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। आपके रूस से तेल लेने या ना लेने का फैसला अमेरिका करता है, भारत नहीं करता। विदेश मंत्री की तस्वीरें लगाते हैं और भारत के विदेश मंत्री की तारीफें करते हैं, जलसों में तारीफ करते हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी अच्छी है। वो वही व्यक्ति, वही नेता कर रहा है जो कि इसको आपने जेल में डाल रखा है, आपकी सेना ने जेल में डाल रखा है। तो भारत का तो आपके जो सबसे लोकप्रिय नेता के द्वारा ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी अच्छी है, और ऐसी विदेश नीति पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जहां तक आपकी भूमिका है, तो आपकी जो मैसेंजर की भूमिका है उसको जरूर मैं भी महत्व देता हूं, लेकिन उससे ज्यादा अपनी भूमिका मत देखिए। और आपकी जो विदेश नीति में अवसरवादिता, धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता कूट कूट के भरी हुई है, और वो चीज है वो आपकी विदेश नीति को हमेशा से अनेक महाशक्तियों के चरणों में रखती है। आपकी अवसरवादिता, आपकी धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता पूरा विश्व जानता है। आपका जो आतंक का जो तंत्र है आज भी कायम है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी बहुत लो है, इसी वजह से आप मैसेंजर की भूमिका से ज्यादा आपकी भूमिका नहीं है। हैदर हयात खान, सुनिए ना, ये कौन सी तारीफ है, ये कौन सी तारीफ है जो सिर्फ पाकिस्तान वालों को नजर आती है और दुनिया में किसी और को नजर नहीं आ रही। और ये आप पता नहीं कौन सी एक अलग गुमान में यहाँ पर नजर आ रखे हैं। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए, और आप बार बार हिंदुस्तान से कंपैरिजन की बात करें, 1% भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन ना करें। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, सुनिए, बड़ी अर्थव्यवस्था जो अपनी जनता के भूख के अगर व्यवस्था नहीं कर पाए, आप ऐसे फील्ड मार्शल, आप ही को मुबारक हो। पता नहीं आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ढकोसला करना बंद कर दीजिए। सुनिए, मध्यस्थता या दलाली की जो बात है उसमें आप फेल साबित हुए हैं। अब दूसरे देशों की मध्यस्थता की जरूर यहाँ पर बात नजर आती है। लास्ट रिएक्शन जल्दी से सुधाकर जी। जी नहीं ना, अब करो। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में देखिए, आपका चैनल को मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चैनल मानता हूँ। अगर आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का रुपया ला के कुछ झगड़ा बहसबाजी करना चाहता है, आप करिए, ये बहुत सीरियस सर बात झगड़ने वाली नहीं है सुधाकर जी, बात हो जाती है फैक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है फैक्ट की। थैंक यू। आप मेरे से कोई राय चाहते हैं, आप सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं, नहीं तो आप करते रहिए जैसे। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, मिडिल ईस्ट का ये जो मसला है, ये मजाक का मसला नहीं है जिसे मजाक बना दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये मजाक का मसला नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के इस तनाव को लेकर साफ तौर से नजर आती है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्दी से हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।